हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश पवार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एग्रीकल्चर चैनल में जिसका नाम है पवार एग्री हब। दोस्तों, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर सिलेबस ही नहीं पता हो तो तैयारी किस बात की। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये स्टूडेंट्स को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे किसी और दूसरी स्ट्रीम का हो, आपको सबसे अच्छी तरह जो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, वो है उस सब्जेक्ट का या उस एग्ज़ाम का सिलेबस। ओके, इसी के क्रम में हमने अपने पार्ट 1 एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के सिलेबस में बात करी थी, एग्रोनॉमी के सिलेबस की। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के सिलेबस के बारे में। पशुपालन की अगर बात करें इस सब्जेक्ट के बारे में, तो एग्रीकल्चर का ये वो सब्जेक्ट है जिसे सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जिसे सबसे ज़्यादा कम आंका जाता है। बहुत इजी, या फिर हम बात करें तो इसे बिल्कुल हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते। ओके, बच्चों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि वो एग्रोनॉमी अच्छे से पढ़ लेंगे, सॉइल साइंस पढ़ लेंगे, हॉर्टिकल्चर पढ़ लेंगे, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री की बात आती है तो बहुत सारी नस्लें हैं, दूध उत्पादन से जुड़ी चीज़ें हैं और उन पशुओं में होने वाली बीमारियों से जुड़ी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्ट हर बच्चा नहीं लेता और यही कारण बनता है कि दूसरे सब्जेक्ट्स मतलब एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से सही हो जाते हैं कृषि पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में, पर एनिमल हस्बेंड्री के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो डाउटफुल रह जाते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि एनिमल हस्बेंड्री का क्या सिलेबस आने वाला है कृषि पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में, और आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर करने के लिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़नी ज़रूरी है। ओके, और हमारा मूल मंत्र है वो याद रखिएगा, जब नो सिलेबस तो मतलब नो तैयारी। चलिए बात करें सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के अंदर हमने पहले भी जब सिलेबस और हमारे एग्ज़ाम स्कीम की बात करी थी उस टाइम इसे देखा था, पर जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर का जो सिलेबस आने वाला है कृषि पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में, उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला है एग्रोनॉमी यानी शस्य विज्ञान, दूसरा है हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी, और तीसरा है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। इन तीनों सब्जेक्ट से इक्वल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 20-20 क्वेश्चन आने हैं, टोटल 60 क्वेश्चन है और हर एक सेक्शन का जो हमारे पास जो नंबर है वो है 60 नंबर। तो आपके हाथ में 60 नंबर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के हैं, 20 क्वेश्चन जो है वो आपके हाथ में है। आप किस तरह से इसे सही कर सकते हैं, कैसे तैयारी करें, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें तो ये आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं इस समय पर, वो है एनिमल हस्बेंड्री का पूरा सिलेबस जो आपको एग्ज़ाम में याद रखना है कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर लिखना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में इसे लिख भी सकते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो है 20 और जो मार्क्स हैं वो है 60, मतलब हर क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। पर याद रखिए कि वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। जी हाँ, सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग का है। तो मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको कंफर्म है, वही क्वेश्चंस अटैम्प्ट कीजिए, बाकी क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपकी खुद की रिस्क होगी, आप खुद जिम्मेदार होंगे अपने मार्क्स कम करने के लिए, क्योंकि हम अपनी किस्मत पर जितना भरोसा करते हैं किस्मत हमें उतना ही नीचे गिरा देती है। ठीक है, और एग्ज़ाम में यही चीज़ होती है, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। चलिए बात कर लें हम पहले हमारे टॉपिक के बारे में, वो है पशुपालन का कृषि में महत्व। तो कृषि जो है उसके अंदर केवल फसलें नहीं आती हैं, उसके अंदर फसलों के साथ हमारे उद्यानिकी और उसके साथ पशुपालन भी आता है। तो बात करें पशुपालन का कृषि में क्या महत्व है, तो जो हमारे फार्मर्स हैं उन फार्मर्स की इनकम जो है, उस इनकम को सस्टेन करने का या फिर उसको बनाए रखने का जो काम है वो पशुपालन करता है। क्योंकि ऐसा समय जब किसानों के पास कोई भी फसल नहीं है खेत में, जैसे खरीफ की फसल कट गई या रबी की फसल कट गई, तो उसके बीच में किसान अपना जीवन यापन कैसे करेगा, उसके लिए पशुपालन बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वो दूध बेचकर या फिर अगर उसके पास बकरी है तो वो उन बकरियों को बेचकर क्या करता है, अपना जीवन यापन करता है।
ठीक है। तो ये उसका महत्व है। अगर बात करें इसमें और क्या चीज़ें पढ़नी है, तो भारत के अंदर पशुपालन जो है उसका जीडीपी में कितना योगदान है, राजस्थान में जीडीपी का कितना योगदान है, वो चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है। ओके, दूसरे टॉपिक की बात करें वो है पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व और प्रबंधन। तो यहाँ पर हमें बात करनी है पशुधन के दूध उत्पादन के बारे में, मतलब क्या चीज़ें हैं जो कि पशुधन के दूध उत्पादन को बढ़ाती हैं या कम करती हैं, वो चीज़ ध्यान रखनी है। क्या उन्हें खिलाना चाहिए, उनकी फीड क्या होती है, उनके लिए जो हमारा मेंटेनेंस राशन है वो क्या चीज़ होती है, और उन्हें कितना हमें टीडीएन देना है, कितना हमें उन्हें प्रोटीन देना है, कितना हरा चारा देना है, ये सारी चीज़ें दूध उत्पादन के अंदर आ जाती हैं। ओके, और बात करें प्रबंधन की, तो गाय के लिए कितनी जगह की ज़रूरत होती है, ओपन स्पेस कितना चाहिए, क्लोज्ड स्पेस कितना चाहिए, गायों को रखने का तरीका क्या होता है, टेल टू टेल या फिर जो इसके अंदर फेस टू फेस जो हमारे अलग अलग तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें तो पशुधन या फिर हम बात करें हमारी जो अलग अलग जो कैटल्स हैं उनके बारे में, उनकी इम्पोर्टेंट जो नस्ल हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनमें से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक में से आते हैं कि कौन सी नस्ल है, उस नस्ल की क्या विशेषता है, उस नस्ल की उपयोगिता क्या है, उस नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, और उस नस्ल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उनका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे दूध उत्पादन में, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर अलग अलग जो हमारे कैटल हैं उनके बारे में चीज़ें दी हुई है। जैसे पहला गाय का दिया हुआ है, गाय की कौन सी नस्ल पढ़नी है मेन हमको, एक तो गिर है, एक थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, हॉल्स्टीन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणवी और मेवाती, ये नस्लें जो दी हुई है ये हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपने ये नस्लें पढ़ ली तो हमारा काम ख़त्म हो गया, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि गाय के अंदर और भी नए क्रॉस आ चुके हैं। जैसे हॉल्स्टीन फ्रीजियन है तो हमने इससे जो हमारे अलग अलग नस्लें बनाई हैं उन नस्लों के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसमें पूछ सकते हैं कि ये जो नस्ल बनी है ये किसका क्रॉस है, ये चीज़ें आ सकती है। तो इन नस्लों के अलावा भी जो नई नस्लें हैं उनके क्रॉस ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें भैंस के अंदर तो मुर्रा, सूरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी और महसाणा, ये नस्लें याद रखनी है, इनके कैरेक्टर्स याद रखने, इनके सींग कैसे होते हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखें पूरी इसमें। फिर बात करें बकरी की तो जमुनापरी, बीटल, टोगनबर्ग, बारबरी, ये सारी नस्लें ध्यान रखनी है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है कि अंगोरा जो है वो किसकी नस्ल है। ओके, एक चीज़ पूछी हुई है कि ये जो हमारी शॉल बनती है, पश्मीना जो शॉल हम बनाते हैं, वो ऊन किससे मिलती है, तो वो भेड़ से नहीं, वो बकरी से मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। हम सभी जानते हैं भेड़ से हम ऊन निकालते हैं, तो बच्चे हैं वो ज़्यादातर भेड़ को टिक कराते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजिंग है, उन चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात करें भेड़ के बारे में तो चोकला है, मालपुरा है, मेरिनो है और जैसलमेरी है, अविकालिन है, ये सारी नस्लें हैं, इनके बारे में ध्यान रखना है। अविकालिन एक इम्पॉर्टेंट नस्ल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अविकालिन किसका क्रॉस है ये पूछ सकते हैं, या फिर इसे कहाँ बनाया गया है ये चीज़ पूछी जा सकती है। ओके, और बात करें हम इसके आगे तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको यहाँ पर नहीं दिया है वो है इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो पशुधन के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे बात करें जो भेड़ का जो हमारा अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, तो हम जानते हैं अविकानगर टोंक में है। ठीक है, अगर बात करें ऊंट का जो अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है, बीकानेर में है। ऐसे ही भैंस और जो हमारे दूसरे पशु हैं उनका जो रिलेटेड हमारा जेनेटिक जो बैंक है उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो वो न्यू दिल्ली में है। तो ये जो चीज़ें हैं इंस्टीट्यूट से रिलेटेड उसे ज़रूर ध्यान रखें, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, वो सिलेबस में यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लें हम इसमें। अगला दिया हुआ है सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उनका उपयोग, मात्रा और दवाई देने का तरीका। ठीक है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं, पर फिर भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे लाल दवा जो है वो किसका नाम है,
आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और उसके अंदर हमें ध्यान रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट है उसको लाल दवा कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करें नेक्स्ट है विरेचक। ओके, विरेचक क्या चीज़ होती है? जो हमारे पशुओं के अंदर जब कब्ज हो जाती है, पेट फूलने लगता है, तो उस समय पर उनका इलाज करने के काम आती है। ओके, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो है हमारा सेकंड जो इसके अंदर दे रखा है, अरंडी का तेल मतलब कैस्टर ऑयल। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया था, अरंडी का तेल किस काम आता है? ओके, ये तो हमसे पूछा था जेट में, और इसी को रिवर्स करके हमसे सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछ लिया था, निम्न में से पशुओं में विरेचक का कार्य कौन करता है? ओके, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से हमें ध्यान रखना था कैस्टर ऑयल। ठीक है, फिर बात करें इसमें हम कृमिनाशी, वो इंपॉर्टेंट है, नीलाथोता। कृमिनाशी क्या है? जो कीड़ों को या बैक्टीरियाज को किल करता है। ओके, नीलाथोता की टेबलेट्स भी जो है हमें मिलती है कॉपर सल्फेट की। ओके, फिर लास्ट बात करें मर्दन तेल की, तो इसके अंदर क्या है? तारपीन का तेल, जो क्या करता है, जो हमारे बुल्स हैं या फिर जो बैल हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो बढ़ाता है। तो ये इनके जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं इन सभी केमिकल्स के और इनके यूजेस, एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि इनसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आने वाला है और अगर हमें नहीं पता तो हम आंसर नहीं दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लें पशुओं का। जो राजस्थान में जब हम बात करते हैं या पूरे भारत में बात करें, तो पशुओं के अंदर जो इम्पोर्टेंट बीमारियां होती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारे पशुपालन के सिलेबस का। बीमारियों से रिलेटेड जो चीज़ें पूछी जाती है उसे आप चाहे तो लिख लीजिए। पहला तो पूछा जाता है कि बीमारियां किसके कारण होती है, मतलब उनका रोग कारक कौन है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है या प्रियोन्स है। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि रोग कारक का नाम क्या है, जैसे एंथ्रेक्स किससे होता है और ब्लैक वाटर किससे होता है, तो वहाँ पर आपको रोग कारक का नाम भी पता होना चाहिए। ये तो पता ही है कि बैक्टीरिया, पर बैक्टीरिया कौन सा है ये पता हो। तीसरी चीज़ जो पूछी जाती है बीमारियों में से, वो है उसके लक्षण, जैसे जो पिछली टांगे हैं उनमें सूजन होना और चर की आवाज़ होना और उसके बाद वहाँ से खून टपकना, ये किसका है? ये ब्लैक वाटर का है। ठीक है, ये लक्षण है। तो ये बीमारियों के लक्षण जो है उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये लक्षण किस बीमारी का है। ओके, और लास्ट बात करें उपचार की, तो उपचार से इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं, पर फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन क्या ध्यान रखना है कि हमारी जो ये बीमारियां जो यहाँ दे रखी है, जैसे प्लेग है, खुरपका मुँह पका है, और एंथ्रेक्स है या फिर ब्लैक वाटर है, गलगोटू है, थनैला रोग है, मैस्टाइटिस जिसे हम कहते हैं, और दुग्ध बुखार या फिर जिसे हम मिल्क फीवर कह सकते हैं, इन सब के रोग कारक, उन रोग कारकों के नाम और उसके लक्षण, ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसमें से मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। फिर बात कर लें हम इसमें लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन राजस्थान में कितना होता है, कितने मिलियन टन या कितने जो हमारे तादाद के अंदर होता है। उसके बाद कितना दूध उत्पादन है वो बकरी से होगा, कितना भैंस से होता है, कितना गाय से होता है, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है वो है खीस संगठन। पहली चीज़ तो पता हो कि खीस क्या होता है। ठीक है, जो पहला जो दूध होता है हमारे पास्चुरेशन के बाद, जो हमारे बछड़े हैं उनको जन्म देने के बाद, उसे हम क्या कहेंगे? खीस कहेंगे। इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। इसकी क्या उपयोगिता होती है, इसका क्या यूज़ होता है, इसके अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है, वो चीज़ पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट है स्वच्छ दूध उत्पादन कि हमें उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मतलब रख रखाव, जो हमने पहले ही बात कर ली है वो चीज़ वापस ही आई है। दूसरा है दुग्ध परिरक्षण, मतलब पास्चुरेशन, किस तरह से दूध को बचाया जा सकता है खराब होने से। कम टेम्परेचर पर रखें या अधिक टेम्परेचर पर रखें। अगर अधिक टेम्परेचर रखना है तो कितना ज़्यादा रखना है और कितनी देर तक रखना है, ये पूरा एक टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आना ज़रूरी है, इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर बात करें कि दूध की गुणवत्ता कैसे जांचेंगे, उसके अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, उसके अंदर वसा की मात्रा, फैट की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि कौन से पशु हैं, उनके अंदर कौन सी हमारी नस्ल है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वसा होती है, सबसे कम वसा होती है, वो पूछ सकते हैं। फिर अपेक्षित घनत्व क्या होता है दूध का, किससे मापा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है,
फिर बात करें इसमें अगला जो है वो क्रीम पृथक्करण की विधि और यंत्र, तो दूध उत्पादन में उपयोग होने वाले जो यंत्र हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए हमें। ओके, फिर दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं जैसे दही है, पनीर है, घी है, इन्हें बनाने की विधियां कौन सी होती है। ये थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पर ये पूछ सकते हैं कि दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया है वो यहाँ पर जिम्मेदार होता है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पनीर है, उसको बनाने की विधि, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसे ज़रूर पढ़ लें। फिर बात करें दुग्धशाला में बर्तनों की सफाई और जीवाणु रहित करना, ये कैसे किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, ये सिंपल सा टॉपिक है। फिर बात करें राजस्थान के संदर्भ में पशुधन क्रियाएं और गतिविधियों से संबंधित शब्दावली, इसके अंदर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है राजस्थान में दुग्ध उत्पादन और पशुधन के लिए चलने वाली जो योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में पूछ सकते हैं कि ये जो हमारी स्कीम है जो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है वो कब लॉन्च हुई थी। जैसे हम बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति की, तो इसके जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसे कब लॉन्च किया गया था या फिर कहाँ से लॉन्च किया था, आनंद, गुजरात से। ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमसे पूछे जा सकते हैं। ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस को हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही सिंपल आएंगे, पर अगर हमें आंसर के बारे में सही जानकारी नहीं है तो हम क्वेश्चन गलत कर जाएंगे या फिर क्वेश्चन हमें छोड़ना पड़ेगा, और वो हमें क्या करेगा, एग्ज़ाम के अंदर हमारी रैंक को पीछे कर देगा। और हमें अच्छी रैंक लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कारण क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि एग्ज़ाम के अंदर या आपके कृषि पर्यवेक्षक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है अच्छी रैंक लाना। ओके, और क्यों है वो पूरी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। अभी आपने ये सिलेबस समझ लिया है तो इसे या तो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर इसके आप चाहें तो सबके स्क्रीनशॉट लेकर और फिर इसके हिसाब से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। ओके, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके कृषि पर्यवेक्षक एग्ज़ाम की तैयारी में। ओके, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपके कोई सवाल हैं, तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।